जी नमस्कार, स्वागत है दिन मंत्र में सभी का। आ जाइए भाई, शुरू करें। गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड आफ्टरनून, सॉरी, शुभ दोपहर सभी को। और आज की जो क्लास करने जा रहा हूँ बच्चे, मैं आज की जो क्लास करने जा रहा हूँ, ठंड हो रही है तो आज की जो क्लास करने जा रहा हूँ वो वर्ण भाग दो, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, चलो भाई आ जाओ। राधे 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 राधे। शुरू करें आज की क्लास। तो देखिए, आज मैं टेस्ट लूंगा तुम्हारा। मैं आपको बताऊं, ये टेस्ट है लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। और उसके बाद हम आज सारा वर्ण खत्म कर लेंगे। देखिए, कल तक मैं ये बता चुका था आपको। हमारे बस अभी इतनी जानकारी दी मैंने। हमारे यहाँ स्वर हैं 11, हमारे यहाँ अयोगवा हैं 2। संख्या कितनी है? 2। लेकिन एक काम करना, व्यंजन मैंने केवल 33 रखे हैं क्योंकि इन 33 व्यंजनों पे प्रश्न आता है। पर इसके बाद संयुक्त व्यंजन और बढ़े हैं, द्विगुण व्यंजन और बढ़े हैं, और एक विशिष्ट व्यंजन बढ़ गया। यानी 33 में अगर मैं 7 वर्ण और जोड़ दूं जो बड़े हैं तो इनकी संख्या 40 हो जाएगी। पर इन पे कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब जो प्रश्न आएंगे इन्हीं वर्णों पे आएंगे, 33 व्यंजनों पे, 11 स्वरों पे और अयोगवा पे। अब सुनिए, मैं आज क्या कराने जा रहा हूं, इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे, समझिए। समझिए सभी, हर हर महादेव सभी को। आ जाइए। तुम्हारे पेपर में तुमने अब तक जितना वर्ण पिया पढ़ा है ये तो बताना जरूरी था, लेकिन एग्जाम में ना इसी में से आएगा अगर आया तो। ठीक है ना? आपको एक काम करना है। मैंने लिखा वर्ण, मैंने लिखा वर्ण, और अब मैं लिख रहा हूं वर्णों का उच्चारण। बहुत ध्यान से सुनना। उच्चारण माने होता है वर्णों को बोलना। 3 चीज आती हैं इस पे प्रश्न, मैं बताने जा रहा हूं वर्णों का उच्चारण। इस पे प्रश्न आता है कि जब आप किसी भी वर्ण को बोलें, स्वर को बोलें, व्यंजनों को बोलें, या उनको बोलने की कोशिश करें, उच्चारण करें उनका, तो कभी कभी उच्चारण के स्थान आते हैं। एक काम करेंगे, रुकें भाई, रुको जरा। वर्णों के उच्चारण पे प्रश्न आएगा। जैसे तुमने कभी सुना होगा, 3 चीज प्रश्न आती हैं। एक तो है वर्णों को उच्चारण का मतलब ये है, पहले मैं इसी पे बात करूंगा। उच्चारण स्थान पूछते हैं, उच्चारण स्थान। और कोई पूछे उच्चारण स्थान कितने हैं? वैसे तो 9 है, मैं 8 का जिक्र कराऊंगा। 9 उच्चारण स्थान है, जैसे मैं 5 लिख के दिखाता हूं। पहले मैं इस पे चर्चा करूंगा। एक, सुनो भाई, एक होता है कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि सुना होगा, कंठ है कह देते हैं, या कंठ ध्वनि, कंठ माने गला। एक दूसरी होती है तालव्य। बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। तालव्य को कई बार तालु भी कहते हैं। तालु, तालु ध्वनि। तालवा कहाँ है बताऊंगा अभी। ये तीसरा है, एक कहते हैं मूर्धन्य है। मूर्धन्य माने मसूड़े होते हैं, कभी कभी इसे मूर्धा भी कहते हैं। सुनते रहिए, मैं लिख रहा हूं, ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सुनिए। एक चौथा है, एक लिखा है मैंने दंते। दंते माने दांत, दंते ध्वनि। और एक पांचवा मैं लिख रहा हूं ओष्ठ ध्वनि। ओष्ठ माने होठ की ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, होठ की ध्वनि ओष्ठ। मैंने केवल 5 उच्चारण स्थान बताए, टोटल 9 है। मैं 8 का जिक्र जरूर करूंगा। सीटेट क्लियर हो गया संगीता? बहुत बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे शुरू करें। पहले तो बताओ, ये दिख रहा है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ दिख रहा है या व्हाइट से ही लिखूं? सबको दिख रहा है? ये क्या है? इन पे प्रश्न आता है। आपको ऐसा दे देगा एक प्रश्न, देखो मैं बताता हूं। कह देगा ख से खरगोश, कहेगा ये वर्ण है, तो बताओ ये कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। बताओ ये कौन सी ध्वनि है? सभी बच्चे बताओ। एक तो मुझे उच्चारण स्थान पे बात करनी है, पहली बात। आपको ये दिख रहे हैं लाल पेन से या व्हाइट से ही लिखूं? दिख तो रहा होगा, कंठ है, तालु, कंठ है ना? दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा, है ना? जब पीडीएफ पहुंचेगी पहुंचेगा। कभी कभी कोई भी अल्फाबेट, कोई भी अक्षर स्वर व्यंजन में से कुछ लिख देगा। हो सकता है यही लिख दे, अह, इसे कहते हैं विसर्ग। ये कौन सी ध्वनि? कंठ है, तालु है, मूर्धा। इसका मतलब है हमारे मुंह के अंदर ये स्थान है। गले को कंठ कहते हैं। तालवा हलक को कहते हैं, जो ऊपर टच, ऊपर की तरफ होता है, अंदर की तरफ ऊपर, जैसे अंगूठा अंदर ले गया और ऐसे करूं ना, हलक जो है। फिर मूर्धन्य मसूड़े को कहते हैं, मसूड़े दांत के पास होते हैं। दंते दांत को कहते हैं, होस्ट और होठ को कहते हैं। इन ध्वनियों से स्पर्श करके ध्वनि बाहर निकलती है, ठीक है ना? मैं इस पे ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले इसे बताऊंगा, फिर 2 कहानी और बतानी है वर्णों के उच्चारण पे। पूर्णिमा 18 दिसंबर के बाद कोई आपकी क्लास नहीं रही, हो रही है अभी तो 28 के बाद जनवरी तो आ गई, कितना टाइम लगा है? कोई नहीं, फिर मिल जाएगी। देखो, देखिए ये वाली क्लास कर रहा हूं, देखो भाई, इधर ध्यान दो। कोई नहीं, अब वह सोनम, ये मान लो अब वह तुम्हारी क्लास का था नहीं हिस्सा,
मैंने आज पहला टॉपिक वर्ण पढ़ाया, तुम वर्ण से सीखोगे, क्योंकि तुम उस समय दूसरी क्लास में आ गए थे सारे बच्चे, जो मैं किसी और क्लास को दे रहा था। फिर मैंने आपको बिल्कुल फ्रेश बैच कराया है वर्ण में, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, अव्यय को छोड़ दो, अव्यय कभी मैं वापस कराऊंगा, इसी क्लास में कराऊंगा दोबारा से। मैं वर्ण पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, आज इसकी दूसरी क्लास है, आज खत्म करना है। चलो इधर देखो, सबसे पहले इसी पे चर्चा कर रहा हूं। कभी कभी पूछेंगे ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे हम कंठ कहें। तो देखिए इसको ना, इन ध्वनियों को मुझे सर ने ज्यादा नहीं बताया, मुझे सूत्रों से कराया, मैं भी तुम्हें सूत्र से करा रहा हूं। तुम्हें क्या सीखना है, सुनो, तुम्हें क्या सीखना है, कंठ ध्वनि कैसे पहचानी जाए, कौन सी ध्वनि है। तो इसका एक सूत्र बताया मुझे, अकहु विसर्जनीय नाम कंठा। आपको समझ में नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फिर बोलता हूं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो जब सर ने मुझे कहा है कि अकुह विसर्ग नाम वाली सारी ध्वनि कंठ होती हैं, तब थोड़ा बहुत समझ में आया। उन्होंने मुझे एक सूत्र बताया कि तुम ये याद करना, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। सबसे पहले लिख रहा हूं अ, फिर का के अंदर ऊ की मात्रा डाल रहा हूं, फिर हा, और लिख देता हूं विसर्ग। आप इसे बस इतना याद रखना, अकहु विसर्ग, अकहु विसर्ग, अकुह विसर्ग, अकुह विसर्ग, इस तरह से याद करना। और 4-5 बोलोगे तो याद हो जाएगा 4-5 बार। कहते हैं, उन्होंने फिर ये बताया कि अ, कु, ह विसर्ग नाम वाले सारे वर्ण कंठ ध्वनि है, इसके अलावा कंठ ध्वनि नहीं है। फिर मुझे देखो उन्होंने क्या कराया, ये तुम भी याद करोगे। फिर उन्होंने मुझसे ऐसे करा कि पहला अक्षर क्या है, मैंने कहा सर अ है। तो उन्होंने कहा कि जो अ है, बता आ स्वर है व्यंजन है, मैंने कहा स्वर। तो उन्होंने मुझे लिखा है सबसे पहले आ, और उन्होंने कहा आ हमारे यहाँ पर छोटा है या बड़ा भी है, मैंने कहा दोनों है। तो छोटा आ बड़ा आ दोनों रख लेना। कभी प्रश्न आए आ कौन सी ध्वनि है, तो आप याद रखना कंठ है, और बड़ा आ भी कौन सी ध्वनि है, तो कंठ। आ ऐसा लगता है गले में से निकला है, कंठ को ही गला कहते हैं। फिर बाद आया का के अंदर ऊ की मात्रा, पहचानना इसे, का के अंदर ऊ। अगर ऊ की मात्रा किसी अक्षर पर लगेगी तो पूरा वर्ग यानी क वर्ग। अब देखिए क वर्ग, यहां लिखा है का वर्ग ये है, पहला वर्ग ये है, क वर्ग ये है, च वर्ग ये है, ट वर्ग ये है, दिख रहा है क च ट त प। तो जब क की बात आएगी तो सारा का वर्ग। का में कौन कौन आता है, मैं लिखने जा रहा हूं। का में आता है क, ख, ग, घ, अंग। ये पूरा याद रखना आप, क ख ग घ अंग। आ हो गया, और को पे ऊ की मात्रा थी तो सारा का वर्ग ले लिया। सुनो, क ख ग घ अंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आया, हा। हा पे कोई मात्रा नहीं है तो हा को सिंगल में लिख लो। फिर है हा, ठीक है। फिर है हा, और उसके बाद आया ये विसर्ग। देखो ये विसर्ग, पता है विसर्ग किसे कहते हैं, अयोग व ये, इसे विसर्ग कहते हैं। यानी विसर्ग की जगह तुम पूरा ये लिख दो आहा। अब सुनो, हमारी हिंदी में इनके अलावा कोई भी ध्वनि कंठ नहीं है। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह और आ। सिर्फ ये 9 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ध्वनि कंठ है, बाकी कोई नहीं है। ये आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, पहली क्लास को तो बनाना है, वो मैंने पहली क्लास पढ़ा तो दी, अब नोट्स बनाओ भाई। नोट्स नहीं बनाओगे इसके अलावा। इसके अलावा फिर आया तालव्य। तालव्य ध्वनि कैसे पहचाने, तो हमारे सर ने ये बताया इसका फॉर्मूला, ईचु यशनाम तालव्य। तो फिर हमें लिखाया, कैसे लिखवाया, देखो ई, फिर चा पे ऊ की मात्रा, ईचु यशा, इतना ही छोड़ दिया। तो मैं से याद रखना, अकहु विसर्ग ईचु यश, अकहु विसर्ग ईचु यश, ये याद हो जाएगा, 3-4 बार बोलोगे। फिर देखिए ई चू यश, नाम वाले सारे वर्ण तालव्य से होते हैं, तालव्य से बोले जाएंगे। अब पहला अक्षर है ई, तुम बता सकते हो ई स्वर है या व्यंजन, ई स्वर है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले लिखो ई। और हमारी हिंदी में ई छोटा ही नहीं है, बड़ा भी है, तो दोनों रूप चले जाएंगे, छोटा ई बड़ा ई खत्म हो गया। इसके बाद है चा के अंदर ऊ की मात्रा। अगर चा के अंदर ऊ की मात्रा है तो सारा चा वर्ग, और चा वर्ग में कौन आता है, ये सारे पूछूंगा भी मैं, ये सारा वर्ग आता है, चा च छ ज ज, यहाँ सारा वर्ग ले लो, 5 वर्ण ले लें। तो फिर हम लिख रहे हैं च छ ज झ और इया, च छ ज झ इया। ध्यान रखना इसे ऐसे करोगे। हाँ, ऊ की मात्रा का रोल है उस सारा वर्ग लेना है, इसलिए ऊ लगाया है, ठीक है या नहीं है, याद करने के लिए। च छ ज झ इया, सारा चा वर्ग आ गया, ठीक है। या तो कई बार तो लोग लिखते हैं क वर्ग या च वर्ग लिखते हैं, पर मैं लिख रहा हूं सारे। फिर देखिए या और शाह, 2 वर्ण और आगे, इन पे कोई मात्रा नहीं है तो इसे अलग करके लिख लो। कौन कौन से, य और शा, यानी इतने वर्ण कौन से हैं, तालव्य। आपसे पूछ लेगा च कौन सा वर्ण है, कंठ या तालव्य, ऐसे देगा, या तालु दे देगा इसकी जगह। इसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य का सूत्र है रीटु रषणाम, अकहु विसर्ग ईचु यश रीटु रश। ऐसे याद करना, याद हो जाएंगे, 2-3 बार बोलोगे, 3-4 बार बोलना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं, याद हो जाएगा। री टू रश,
री टू रश, नाम वाले सारे वर्ण मूर्धन्य, मसूड़ों पर जीभ टकराती है। सबसे पहले देखो री स्वर है तो मैंने लिखा री, पर हमारी हिंदी में री का एक ही रूप है, दो नहीं है री। जैसे देखो यहां देख लो, री एक ही है, जबकि उ ई अ ये दो रूप हैं, बाकी सब दो रूप हैं, री का अकेला है। तो री को एक ही लिखो। फिर आगे आ गया टा, टा में आ गई उ की मात्रा, तो सारा टा वर्ग। और टा में कौन आता है अब तुम खुद बताओ। ट, ठ, ड, ढ, अणा, ये पूरा आ जाएगा, ट ठ ड ढ ण। इसके बाद आ गया रा और शाह, इसे अलग करके लिख लो, इसमें कोई मात्रा नहीं है, र और शाह। क्या ये समझ में आ रही है? ये बहुत मुश्किल चीज लगती थी लोगों को, पर तुम सूत्रों से याद रखना। बेटा ऐसा नहीं है गार्गी कि तुम्हारे पास नोट्स नहीं आते, तुम्हारे बहुत सारे गुंजन गुंजन के मैसेज इतने सारे क्यों भाई, और एक ही मैसेज को बार बार टाइप क्यों कर रहे हो? जबकि ये नोटिफिकेशन कई लोगों को आया, तुम्हें क्यों नहीं आता? मुझे ये समझ में नहीं आती। मेरे पास, मैंने भी तुम्हारा कोर्स ले रखा है और इसकी सूचना पहले से ही पड़ी होती है, आपके पास नोट्स क्यों नहीं आता? ये मुझे समझ में नहीं आया। या तो तुम्हें चेक करना नहीं आ रहा, क्या मेरी क्लास का ही नहीं आ रहा नोटिफिकेशन, या सबका नहीं आ रहा? जरा बताओ टाइप करके, मैं फिर देखूंगा कैसे नहीं आ रहा। ठीक है, जबकि ये मेरे पास आया, मेरे पास देखो मैसेज आते रहते हैं, जो जो कोर्स में पढ़ाता हूँ वो लेता हूं मैं। दंत, दंत ध्वनि होता है दांत की ध्वनिया, दंत ध्वनि दांत की। इसका सूत्र पता है क्या है? इसका सूत्र है लिरि तू लसानाम, और मैं लिख के दे रहा हूं, देखो क्या है, लेकिन देखना नहीं। लिरि तू ल सा, लिरि तू लसानाम दंत है। अब ये पूरा सूत्र बनाया, पर पहला अक्षर है लिरि। लिरि हमारे हिंदी में कोई वर्ण नहीं है, जबकि लिरि संस्कृत का स्वर माना जाता है, एक स्वर होता है। अब क्योंकि इसे हिंदी में पढ़ते ही नहीं है, हम तो ला पढ़ते हैं, लिरि थोड़ी ना पढ़ते हैं, तो एक काम करो, इसे हटा लो। मैं इसे हटा लेता हूं, तो अब तुम्हारा सूत्र बन गया तुलस, ये उत्तर। कभी कभी इसे याद करने के लिए मैं ऐसा करता था, याद रखना दंत तुलसी याद करना, पर ई होता नहीं है, इसलिए ई को मैं हटा भी रहा हूं। तो तुलस याद रखना, और तुलस याद करोगे तो देखिए स्वर इसमें नहीं है, तो एक काम करना, दंत में कोई स्वर नहीं बोला जाता, क्योंकि स्वर लिरि था जो हमने नहीं अपनाया। फिर ता के अंदर ऊ, अगर ता के अंदर ऊ की मात्रा है तो सारा ता वर्ग, और फिर ता व्यंजन हो गया। ता में कौन कौन आएगा जरा बताओ? ता में आएगा त, थ, द, ध, न। गार्गी बताया नहीं तुमने, क्या सारे नोटिफिकेशन नहीं आते तुमको? सर इन्हों को नोटिफिकेशन, हाँ इन्होंने नोटिफिकेशन म्यूट कर दिया, मुझे भी ऐसा लग रहा है। बच्चे एक बार ना ठीक करो अपना नोटिफिकेशन। देखो ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं हमें आया है, हमें आया है, ठीक है ना। आज प्रियंका आपकी फर्स्ट क्लास है, इससे पहले वर्ण का दूसरा भाग चल रहा है, पहला भाग पढ़ाया है, इसे पढ़ लेना। इसे देखो, आज मैं प्रश्न दूंगा, इसी पे ही ध्यान रखना, तुम्हें देना है। ता का अंदर है सारा ता वर्ग, और कैसे पहचानोगे ता में क्या, ता में कौन आता है? ता में आता है देखो ये त थ द ध न, ठीक है। चलो एक काम करो, अभी कोई नहीं, तुलस सुनते रहना, तुलस। और फिर है ला और सा भी तो है, ता तो खत्म हो गया, ला और सा, इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो आप ऐसा लिख लेना ला और सा। आपको आ जाएगा कभी कभी ला कौन सी ध्वनि है, तो दंत ध्वनि है, ये पहचाननी पड़ेगी कि इनमें से कोई भी वर्ण आया तो दंत। नौ ध्वनि, नौ ध्वनि, फिर आठ ध्वनि, और फिर सा, फिर है, फिर आठ ध्वनि है। इसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ की ध्वनि का बहुत बड़ा सूत्र है, सिर्फ मैं तुम्हें इतना याद रखना, हमेशा इसकी ध्वनि का सूत्र याद रखना, उप। क्या याद रखना? उप, बस इससे ही काम चल जाएगा। और पा को ऊ डाल लेना, उप्पू याद रखना, ये याद कर लेना, ओष्ठ उप्पू। और इसमें केवल दो है, तो पहला अक्षर है ऊ स्वर है, ऊ छोटा भी है और ऊ बड़ा भी है, याद रखना, ऊ छोटा भी है, ऊ बड़ा भी है। समझ में आया? अभी ध्यान से सुनो, ऊ के दो रूप ले लिए, और पा के अंदर ऊ की मात्रा है तो सारा पा वर्ग। और पा में कौन आता है बच्चे? पा में आता है प, फ, ब, भ, म। आपको ऐसा लग रहा होगा ये रे स्वर, ये रे व्यंजन, कहीं ना कहीं वर्णमाला ही लिख रहा हूं मैं। थर्ड वर्ग में कौन कौन आते हैं? दो। थर्ड वर्ग में कौन आते हैं? ऋतु रसा नाम में दो, और कौन आते हैं जरा बताओ? तीसरे वर्ग कौन सा कह रहा है? ये थर्ड वर्ग, ये कह रहे हो? तीसरे वर्ग में कौन कह रहा है? और दो कौन से आते हैं जरा मुझे बताइए। कुछ बीमार होंगे, गुंजन बड़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बीमार होंगे दुर्गेश सर, इसलिए क्लास नहीं हुई होगी, ले लेंगे वो क्लास, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने ये, कहीं ना कहीं मैंने ये चीजें लिखी। अब देखो एक प्रश्न देता हूं मैं तुम्हें, कैसे आता है इन पर प्रश्न, जरा देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं।
अभी रुको, ये अच्छा सा प्रश्न दूंगा, चलो ये तो कर ही लोगे तुम। देखो मैं चलो ये वाला देता हूँ, ये मुश्किल सा लगेगा तुम्हें। यहां पर वो पूछ रहा है दंत ध्वनि, यहां पर वो पूछ रहा है दंत ध्वनि, सुनो। यहां पर पूछ रहा है वो दंत ध्वनि, जरा बताओ। अगर दंत ध्वनि का तुम ये पहचानना चाहते हो कौन सी दंत ध्वनि है, तो एक सूत्र है, लरी तू ल स, नाम वाले सारे वर्ण दंत है। फिर मैंने तुम्हें बताया हमारी हिंदी में लरी नहीं है, तो आप बस इतना ध्यान रखना, लरी पहले लिख दो, लरी तू ल स, लरी तू लस, ठीक सही लिखता हूं, सूत्र है लरी तू लसा। रुको बेटा 1 मिनट के लिए, ठीक है। ऋतुलसा नाम, ऋतुलसा नाम वाले सारे वर्ण दंत बताएं, तो मैं दिखाना चाहूंगा तो दिखा दूंगा। फिर एक काम करना, लिरी हमारी हिंदी में नहीं, इसे हटा लेते हैं। तो मैंने तुलस बताया था, बस इसे खोल लो, ऐसे करना। अब तुम इसे इसे खोलो, कैसे खोलोगे? सबसे पहले त के अंदर ऊ की मात्रा, तो त सारा तावा रहेगा, त थ द ध न, ये सारा वर्ग आएगा। इसके बाद ला है और सा है, ये भी और ये भी, क्योंकि ये और ये है, इतने वर्ग दंत ध्वनि है। तो बताओ, देखो पहचान लो, पहले मैं कह रहा हूं, देखो इसमें आया ता था आया, पर श नहीं आता, ये गया, क्योंकि इसमें शा से सपेरा नहीं है। त ये भी नहीं है, इसे भी हटाओ। द इसमें है, ध इसमें है, और हा भी नहीं है, ये हटाओ। देखो आंसर है डी। देखो त ये रहा, थ ये रहा, और स ये रहा। आपको ये पहचानना पड़ेगा, इस तरह से क्लास होती है। केवीएस में मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया है, मुझे केवीएस हिंदी की जगह पर केवीएस एसएसटी, कोई नहीं, फोन कर लेना, ये रहा फोन नंबर, कोई टेंशन मत लो, कोर्स चेंज हो जाएगा। 9556 और 9557, इस पर फोन कर लेना, तुम्हारी इंक्वायरी ठीक हो जाएगी। वरना या तो मुझे अपनी आईडी बता दो या नाम बता दो, मैं बोल दूंगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, टेंशन छोड़ो। आप अध्ययन मंत्र आ गए हैं तो किसी भी कोर्स में चले जाओ, ये इसकी जगह दूसरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फर्स्ट क्लास है, देखो ऐसे आएगा। अभी मैं इस पर टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मुश्किल टेस्ट लेता हूं मैं। पर मैंने कहानी एक चीज बता दी आपको, इनमें से कोई भी ध्वनि पूछ सकता। पहली चर्चा थोड़ा मुश्किल कर रहा हूं, पर ध्वनि केवल बच्चे, ध्वनि केवल इतना ध्यान रखना, 5 नहीं है, कुछ और चीज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देना, ये मुझे सूत्र से बताना है। अकौ विसर्ग, ईचु यश, ऋतु रश, तुलस और उप्पू, इससे तुम याद कर जाओगे। थोड़ी मुश्किल कहानी है। एक चीज और मैं करने जा रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। अभी ना सारी चीज खत्म नहीं हुई है, तुम अगर गौर से देखोगे तो अ ई उ री, पर ए नहीं आया और ओ नहीं आया, स्वर बाकी है। तो देखिए अभी ध्वनि और बता रहा हूं मैं, इसके बाद एक छठी ध्वनि बता रहा हूं, ध्यान से। कभी कभी दो दो चीजों को मिलाकर भी ध्वनि बनाई गई है। जैसे एक मैं लिख रहा हूं कंठ और एक लिख रहा हूं तालव्य या कंठ तालु ले लेता हूं। एक ध्वनि बना रहा हूं कंठ और एक बना रहा हूं तालु। इसका सूत्र भी याद करने की जरूरत नहीं है। कंठ तालु जो होता है वो होता है ओ, ओ उ ए। कंठ तालु जो होता है वो ए क्यों होता है? क्योंकि ये मैंने बताया नहीं तुम्हें, तुम इतना जान लो। अभी अभी मैं समझा दूंगा इतना। जब भी ए आया है तो देखो हमारी हिंदी में ना जो ए होता है, सब बच्चे यहां पढ़ो, हमारी हिंदी में जो ए होता है ये 2 अक्षर से मिला, ये मानकर चलना। एक तो आ से और एक ई, इन दोनों को मिलाकर जब मैं संधि कराऊंगा तब भी बता सकता हूं, पर इतना ध्यान रखना ये दीर्घ स्वर होता है। और ई मिलाकर ए बना है, ठीक है। ए बनाई इन दोनों को मिलाकर है, आई 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 ए हो गया है। दोनों इतना उच्चारण स्थान बदल गया है, दोनों को एक साथ बोला गया तो। और ई, अगर पूछा जाए आ कौन सी ध्वनि है, तो देखो आ जो है वो कंठ ध्वनि है। और कोई पूछेगा ई कौन सी ध्वनि है, तो ई एरा, ई जो है वो तालव्य ध्वनि। इसका मतलब आ ई बनाकर ए बनाए तो ए जो होता है कंठ तालु। और सिर्फ ए नहीं, फिर आप बड़ा ए भी इसमें रख लेना। कभी कभी पूछ सकते हैं ए ध्वनि कौन सी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, मुश्किल लगेगी, ये कराना जरूरी था मुझे। 6 ध्वनियां हो गई, मैंने कहा टोटल 9 है, मैं 8 का जिक्र कर देता हूं तुम्हारे सामने। आगे आओ, एक है नौवीं ध्वनि। नौवीं ध्वनि ऐसे भी बनाई गई, कभी कभी 2 को मिलाकर बनाया गया। तो एक तो कंठ लिख रहा हूं और एक लिख रहा हूं मैं ओष्ठ, ये 5वां और पहला ले रहा हूं। एक लिखा कंठ और एक लिख रहा हूं ओष्ठ। इसका मतलब गला और होठ दोनों को मिलाकर बुना गया है।
इसकी ध्वनि को कहते हैं छोटा ओ। छोटा ओ किससे मिलकर बना है? तो ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है। किस किस से? अभी इतना ही जान लो, एक तो आ से और एक ऊ। आ ऊ ओ हो गया है ना। आ जो है, आ जो है वो कंठ ध्वनि है, और ऊ जो है वो ओष्ठ होती है, इसलिए दोनों मिलकर ये ओष्ठ कंठोष्ठ हो जाती है। तो कंठोष्ठ में छोटा ओ भी जाएगा और बड़ा ओ भी जाएगा, तो दो और बढ़ा दी। इन चीजों को बताना है। कहीं ना कहीं मैंने 11 स्वर लिख दिए, ये तुम देखना। थोड़ा सा मुश्किल लगेगी ना आज की क्लास। पहली क्लास हिंदी की बस मुश्किल होती है क्योंकि वर्ण पढ़ाया जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे रटा रहे हैं। मैं इसको भी बता सकता हूँ कैसे मिलकर बनाई, अभी मैं स्वर का भी जिक्र करूंगा। सुनो, मुझे लग रहा है पूरी क्लास लग जाएगी। एक नौ आठवीं ध्वनि और कर रहा हूं, इसे और लिख लो। एक आठवीं ध्वनि और कर रहा हूं, एक आठवीं ध्वनि और कर रहा हूं, जिसे हमारी हिंदी में कभी कभी दांत और ओष्ठ, मैंने यहां से बताया दो ध्वनियों को मिलाकर बनाया गया। दांत और ओष्ठ को मैं लिखूं तो लिख लो दंतोष्ठ ध्वनि। दंतोष्ठ ध्वनि स्वर में नहीं आते क्योंकि स्वर तो खत्म हो गए। एक व्यंजन बाकी है, सारे व्यंजन लिख चुका हूं। एक व्यंजन ना व, मैं लिख देता हूं, इसे समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक अक्षर व लिख रहा हूं। जब तुम व बोलोगे ना वाह, तो ऊपर वाला दांत नीचे वाले होठ से मिलाकर बोला जाता है वाह। बा नहीं, होठ नहीं मिलाएंगे, बा वाह, ऊपर वाला दांत होठ से। तो जो वाह है वो दांत और होठ को मिलाकर बोला जाता है, इसलिए ध्यान रखो। कितनी ध्वनि हो गई? कितनी ध्वनि और बढ़ा दी? तीन। पांच और तीन आठ। ज्यादातर तुम्हें इसमें से पूछेंगे, पर इसमें से भी आ जाता है। वर्णों का उच्चारण बता रहा हूं, और उच्चारण में सबसे पहले उच्चारण स्थान चल रहे हैं। वो स्थान कौन सा है जहां से ये ध्वनि बाहर निकलती है? वो इनसे है। ना 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 गुंजन, देखो आज तुम पहली क्लास में हो, उससे पहले वर्ण पढ़ना, तब समझ में आएगा। थोड़ा मुश्किल पड़ेगा तुम्हें, पर कोई नहीं, हो जाएगा। बीच से आते हैं ना तो ऐसा ही होता है थोड़ा सा। वर्ण कभी कभी दो दो क्लास में जाता ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जल्दबाजी से नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, फिर भी जरूरत नहीं है, इसे याद करना पड़ेगा। मैं सीधे याद पे आ गया। अभी दो चीज और याद करानी है, फिर मैं पूछूंगा तुमसे। और पता है, ये प्रश्नों से मैं याद करा दूंगा, प्रश्नों से याद करा दूंगा, और मैं तुम्हें करूंगा भी। अभी सुनो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मैं आठ पे ही जिक्र लिख रहा हूं। एक चीज और करता हूं, कभी कभी ना हम नासिक के ध्वनि पूछेगा, मैं छोटा करता जा रहा हूं। एक नौवीं ध्वनि भी बता देता हूं। एक है नासिक के ध्वनि, कोई नहीं, नासिक के माने नाक की ध्वनियां। ये बताना जरूरी था मुझे, क्योंकि इससे आ गया ना तुम्हारे पेपर में तो गड़बड़ हो जाएगी। आता कम है, बहुत कम आएगा वर्ण पे, ज्यादातर पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे ये सब आएंगे। पर मैं कर रहा हूं ये, कभी कभी इस पे पेपर में आए हैं प्रश्न। नासिक के माने नाक से बोली जाने वाली ध्वनि, और नाक से बोली जाने वाली ध्वनि ये पांचवें अक्षर होते हैं। अंग इय ण न म, इसे नाक में बोलते हैं अंग इय ण न म, यानी पंचमा अक्षर, पांचवा वाला अक्षर। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, फिर भी मैं आपको जिक्र कर देता हूं। अगर कभी पूछा जाए अंग, पांचवें अक्षर लिख रहा हूं, इय ण न ण न म, ये याद रखना पांच। एक तो ये, और देखो एक अक्षर इसमें और जाता है, ये जो अंग है ये भी नाक में बोला जाता है अंग। तो मैं यहां पर एक वर्ण और ऐड कर देता हूं, यानी छह ध्वनियां हो गई। एक स्वर भी बोला जाता है नाक से, बस इसे ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना तुम्हें। ये मुझे लिखना जरूरी था, थोड़ा सा मुश्किल पढ़ोगे तुम इसमें। पहले बताओ, तुम्हें दिख रहा है ये? बहुत छोटा छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने? आज से ही बोल के बता रहा हूँ, ये थोड़ा मुश्किल कार्यक्रम था, इसे पहचानना जरूरी है। कुछ आ रहा है समझ में? अभी मैं टेस्ट लूंगा इस पर, रोक लो अभी। एक काम करो, अभी मैंने दिया है वर्णों का उच्चारण, अभी मैंने यहां पर करा है वर्णों का उच्चारण बोलकर, है ना, वर्णों का उच्चारण। आईडी नंबर, बेटा बहुत लंबी आईडी नंबर है। पूनम, मैं एक काम करो, रुको जरा, रुको, आपके पास फोन आ जाएगा, एक मिनट रुकना बच्चे, मैं जरा लिख ही लेता हूँ। समय तुम मेरा करवा रहे हो, देखता हूं मैं, ठीक है। पूनम, पूर्णिमा, पूर्णिमा पॉल, है ना। चलो कोई नहीं, चलो बच्चे, मैं ना ऐसा करूंगा, मैं फोन कर दूंगा, आपके पास कॉल आ जाएगी दिन से। चलो, तो ये बात खत्म, ये बात खत्म हुई। हाँ, नासिक किससे? पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, और एक अंग भी चला जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना, आगे बढ़ जाता हूं मैं। अभी मैंने ये बताया कि आपको बस इतना ध्यान रखना, अगर आ जाए ना ग, तो कौन सी ध्वनि है। तो देखिए, ग जो का में आता है, क ख ग घ अंग, तो तुम इतना जान लो, अकहु विसर्ग क वाली ध्वनियां कंठ में आती हैं,
छोड़िए, ऐसे पूछ लेगा, ग भी कंठ में आएगा। मैंने फिर लिख दिया वर्णों का उच्चारण, इसे भी कर लो भाई, वर्णों का उच्चारण मैं इसे खत्म कर लूँ जल्दी जा, ताकि जल्दी खत्म हो जाए। अभी वर्णों का उच्चारण ही चलेगा, राइटिंग सही आ रही है, वर्णों को कैसे बोला जाए। और वर्ण तो दो प्रकार के होंगे, स्वर भी होगा या व्यंजन भी होंगे। कभी कभी ना इसे भी सीख लो तुम, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब हम वर्णों को बोलते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो वर्ण दो तरीके से पहचाने जाते हैं यहां पर। एक मैं लिख रहा हूं घोष, घोष का मतलब होता है कंपन, ये और सिखाना है दोनों। और एक मैं लिख रहा हूं प्राणवायु, समझना इसे क्या है ये। देखो पहले वर्णों का मैं उच्चारण करूंगा। कभी कभी वर्ण जब हम बोलते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो हम ऐसे देखते हैं कि किस वर्णों को बोलने में ये जो गला है ना, इस गले में क्या कंपन होती है या नहीं। देखो कई बार हम जब वर्ण कोई बोलते हैं, चाहे स्वर बोलें चाहे व्यंजन बोलें, तो हम कभी कभी, एक मिनट रुकिएगा बेटा, हाँ कभी कभी देखो, कभी कभी कंपन लिख लेना इसे, कंपन। कभी कभी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो कभी कभी जब वर्ण हम बोलते हैं, तो कभी कभी कुछ वर्णों में ऐसा होता है कि गले में बोलते समय कंपन हो जाती है गले में। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जब हम बोलते हैं तो गले में कोई कंपन नहीं होती। कंपन वो भी गले के अंदर, जब वर्णों को ऐसे देखा जाए कि वर्णों को बोलते समय, क्या वर्णों में बोलते समय कंपन होती है नहीं होती है, तो कंपन के आधार पर, घोष के आधार पर सारे वर्ण दो प्रकार में बढ़ते हैं। एक लिखा मैंने घोष, और घोष माने अ, घोष का मतलब कंपन, आ माने नहीं। जिन वर्णों को बोलते समय कोई कंपन नहीं होती वो सारे होते हैं अघोष। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं कि सघोष कहा जाता है उन्हें। घोष माने कंपन, सा माने सहित, यानी जिनको बोलने में कोई कंपन होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। अघोष उसे कहते हैं कि जिनको बोलने में कोई कंपन नहीं होती, सघोष उसे कहते हैं जिनको बोलने में कोई कंपन होती है। बात समझ में आ रही है मेरी, बात समझ में आ रही है, अभी सुनते रहना। लेकिन कोई कहे प्राणवायु क्या है, कभी कभी वर्ण ऐसे पहचाने जाएंगे, कभी कभी वर्ण प्राणवायु, प्राणवायु सांस, प्राणवायु को कहते हैं हम सांस। अरे प्राणों की वायु क्या है, सांस, ये दोनों साथ में बता रहा हूं, मुश्किल हो गई होगी आज आज की क्लास। देखो भाई सुनो, मैं एक काम कर रहा हूँ, वर्ण तो स्वर भी है, व्यंजन भी है, अयोगवा भी है। अब वर्ण जब बोले जाएं तो सारी ध्वनियां जब बोलते बोलते हैं, तो कभी कोई ऐसा लगता है कि कुछ वर्णों में बोलते समय गले में कंपन हो जाएगी, और कुछ ऐसे हैं कंपन नहीं होगी। कंपन के आधार पर देखा जाए तो या तो कंपन होगी या नहीं होगी, तो दो भागों में बढ़ जाएंगे, जैसे अघोष सघोष। कभी कभी अब वर्णों को अगर मैं बोल रहा हूं फिर उच्चारण कर रहा हूं, तो अब हम ऐसे नहीं देखूंगा कि गले में कंपन होगी। कभी कभी वर्णों को एक तरीके से और पहचाना जाता है कि जब हम वर्णों को बोलते हैं तो ये देखते हैं कि किस वर्ण में सांस बहुत तेज गति से बाहर निकली, किस में कम गति से बाहर निकली। तो बस ऐसे कर रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं उसे याद रखना तुम, ये पूछ लेंगे। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब है प्राण माने वायु सांस, अल्प माने कम, जिन वर्णों को बोलते समय कम सांस छूटे उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। और कुछ वर्णों को हमारी हिंदी में महाप्राण कहते हैं। आपको इसमें से भी प्रश्न आएगा, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से। अब देखिए कितना आसान है, सारे वर्ण लिखने हैं, और वर्ण तो स्वर भी लिखने हैं मुझे, व्यंजन भी लिखने हैं। इससे पहले वाली क्लास जरूर देखना बच्चे तुम। अब सुनिएगा सभी लोग, सभी सुनते जाइए, मैं करने जा रहा हूं। वर्ण में सबसे पहले मैं व्यंजनों की बात कर रहा हूं, व्यंजन बता रहा हूं, व्यंजन सुनो यहां पर। वर्ण में सबसे पहले मैं व्यंजनों की बात करूंगा, व्यंजन। देखिए भाई सुनिए, हमारे पास स्वर भी है, हमारे पास व्यंजन भी है, अयोगवा। इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो बोलते समय कंपन होगी नहीं होगी, हो सकती है और नहीं भी हो सकती, कुछ वर्ण ऐसे होंगे। सबसे पहले मैं व्यंजनों की बात कर रहा हूं, सबसे पहले व्यंजन। अब देखिए व्यंजन अगर मैं बोलूं तो देखिए घोष में ना क्रम रखना वर्णों का, व्यंजनों का क्रम। मैं लिख रहा हूं पहले वर्ग के सारे वर्ण और दूसरे वर्ग के सारे वर्ण अघोष होते हैं, और बाद के तीनों, तीसरे चौथे पांचवें वर्ग के वर्ण सघोष होते हैं। जरा यहां देखो, मैं तुम्हें इसको और बता दूं एक बार, फिर मैं अपनी कैटेगरी पे आऊंगा। सुनो सुनो, ये है पहले वर्ग के वर्ण, ये है दूसरे। सीरीज देखो तो शुरू के दो माने जाते हैं अघोष, और बाद के तीनों माने जाते हैं सघोष। कोई उच्चारण करके नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना, इन दोनों को वर्णों को बोलते समय कोई कंपन नहीं होती। लेकिन जब हम बाद में हम बोलते हैं
तो गले के अंदर कंपन पैदा करते हैं थोड़ी बहुत। जैसे मैं बोल के दिखाऊं, शायद तुम्हें समझ में आए। क ख, ये वर्ण ना बाहर बोले जाते हैं, गले के बाहर बिल्कुल। क ख ऐसा लगता है ध्वनि आए, लेकिन जब मैं ग बोलूंगा तो ऐसा लगेगा गरारे करने लग जाऊंगा अंदर, ग, और वो अंदर ही बोला जाता है। ग घ अंग, नाक तक जाएगी। च छ बाहर है, कोई कंपन, गले में कंपन वो करेंगे जो गले के आसपास बोले जाएंगे। ये वर्ण ना बाहर बोले जाते हैं, च छ। लेकिन आगे देखो, ज अंदर ही बोल जाता है, नाक तक गुंजन हो जाती है। ज झ य, ठ ठ कोई कंपन नहीं। ड ड अंदर ही बोला जाता है, ड ढ ण। तो जो गुंजन पैदा करते हैं, कंपन पैदा करते हैं, वो है क्या, मैं लिख भी दूंगा, चलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलो मैं थोड़ा लिख के भी बताता हूं। ऊपर मैं लिख रहा हूं यहां पर, जिससे तुम्हें ध्यान दे। व्यंजन लिखूं तो देखिए, क ख ग घ अंग। सुनो, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तुम बस इतना जान लो, शुरू के दो, पहले दूसरे अघोष, बाद के तीनों सघोष। समझ गए होंगे अब तो समझ में हो गई कहानी। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। पहले इसी को कवर करेंगे। क्या हमारी हिंदी में ये खत्म कर दिया मैंने? पर व्यंजन तो और भी है, स्वर भी है, और भी आएगा। इनको कहते हैं हम अंतस्थ, इनको कहते हैं अंतस्थ, और इनको कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। पिछली बार बताया था। तो बस तुम कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसे करोगे। पहले तो मैंने बांटे ये, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे। इनकी लिखने की जरूरत नहीं थी, इनको लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर भी ना, मैं ऐसे चाहो तो मैं मिटा सकता हूं, पर अभी लिखे रहने दो। देखो, अब इसे बता रहा हूं मैं, इस पे करने जा रहा हूं। इसके बाद जितने अंतस्थ हैं, अंतस्थ कौन थे? य र ल व, वो सारे सघोष माने जाते हैं। और ऊष्म जो हैं, श श स, सिर्फ 3 ऊष्म सघोष होते हैं। ह ह जो होता है वो सघोष माना जाता है, याद रखना। ह जो होता है सघोष। यहां देखो, य र ल व अंतस्थ, य र ल व जो होते हैं वो सघोष होते हैं, और श श स जो होते हैं वो अघोष होते हैं। पर श श स ह 4 होते हैं ये। अरे यार, 4 होते हैं ये, इसका हा छोड़ देना। हा जो है वो इस सघोष होता है। अब देखो, मैं बोल के दिखाता हूँ इसे भी। जब य र ल व बोलूंगा तो ये गले के अंदर जाते हैं। इन्हें मैं ऐसे बोलूं, देखो एक साथ चारों को बोलूं, य र ल व, जो गले के अंदर आसपास बोले जाते हैं, वो कंपन पैदा होती है उनमें, गले में ही कंपन करते हुए निकलते हैं बाहर। तो सघोष माने कंपन सहित आवाज निकलेगी, और अघोष जिसमें कंपन ना हो। और ये वर्ण गले से बाहर बोले जाते हैं, जैसे शाह, ऐसा लगेगा कूद के बाहर जाएगा। श श सा, बस इतना ध्यान रखना। ह जो होता है वो गले से बाहर निकलता है, हाँ, ऐसा लगता है गले से आया है। कुछ मत करना, इसमें सीरीज चलाना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सारे अंतस्थ इधर रख देना, सारे ऊष्म इधर रख देना, एक ऊष्म वहां चला जाएगा। बस ये दिए मैंने, व्यंजन खत्म कर दिए यहां पर अभी स्वर बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है स्वर। कभी कभी पूछेंगे स्वर कहाँ रखें, तो तुम इतना ध्यान रखना, सारे के सारे स्वर यहां, सारे स्वर, सारे 11 के 11 स्वर क्या माने जाते हैं? सघोष। क्योंकि सारे स्वर गले में ही बोले जाते हैं, ए ओ री, ऐसे गले में ही। तो ध्यान रखना, हमारी हिंदी में सघोष की संख्या ज्यादा है, अघोष की कम है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला, दूसरा, श श सा। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रही है बात? बहुत ध्यान से सुनना, इसे कवर कर लेते हैं हम। अब आती है अल्पप्राण महाप्राण की बारी। तो अल्पप्राण महाप्राण में भी सारे वर्ण पूछे जा सकते हैं, बस इसमें ध्यान रखना, इसमें फासला या गैप चलेगा। गैप का मतलब क्या है? गैप का मतलब कि पहला इधर रखूं व्यंजनों में तो दूसरा वहां चला जाएगा, तीसरा यहां चला जाएगा तो चौथा वहां चला जाएगा, और पांचवा यहां। यानी 1 3 5 2 4, इसमें सीरीज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पर अल्पप्राण महाप्राण में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ध्यान रखना है तुम्हें। अभी बात करूंगा मैं इस पे। इसके अलावा इसे उल्टा करके याद रखना, गैप, फासला, ओ सॉरी, सीरीज, गैप। पर देखिए, यहां सारे अंतस्थ है, यहां ऊष्म है, इन्हें वहां पलट देना। यानी सारे अंतस्थ य र ल व हमेशा धीरे से निकलते हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण वो ध्वनि है जो धीरे से बोले जाते, य र ल व। और महाप्राण वो है जिनमें ध्वनि तो बहुत तेजी से बाहर निकलती है, शाह, ऐसा लगेगा बाहर निकला। और जितने ऊष्म है, श श सा। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये जो हा है
यहां पर रहता है, शाभा महाप्राण, हा महाप्राण माना जाता है, वहां एक साथ चला जाता है। बात आई। और इसके अलावा देखो स्वर यहां है, वहां पलट जाएगा। सारे स्वर, सारे स्वर 11 के 11 स्वर क्या माने जाते हैं? अल्पप्राण। हमारी हिंदी में अल्पप्राण ज्यादा है और इन दोनों में सघोष ज्यादा है, ये थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें। सही है? क्लियर हुई? मैंने एक तरीके से समझाया, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, मैं आप टेस्ट ले रहा हूं। टेस्ट से पहले एक घटना और कर दूं, बस एक दो घटना। अरे समझ में आया कुछ? इन चीज को देख लेना तुम, ठीक है? ये बता चुका था। थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है बेटा, आज मैंने एक बहुत मुश्किल चीज बताई, तालव्य ध्वनि। देखो इनको याद, ये बहुत, तुम बड़े बड़े 500-500 वर्ड के क्वेश्चन याद कर लेते हो, ये नहीं याद हो सकता। अकौ विसर्ग कंठ, ईचु यश तालव्य, रीटु रश मूर्धा, तुलसी तुलस दंत, उप्पू ओष्ठ, बाकी तो याद ही है। कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ कर सकते हैं आप। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक कहानी और कर रहा हूं, इसके बाद मैंने तुम्हें यह और बता दिया घोषवर्ण और प्राणवायु के आधार पर, कंपन के आधार पर, तेज गति से वायु निकलने के आधार पर, दोनों बताए। सीरीज, गैप, उधर अंतस्थ इधर ऊष्म, इधर अंतस्थ उधर ऊष्म, सारे स्वर यहां हैं, सारे स्वर यहां आ जाएंगे, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे एक घटना और कर रहा हूं, मैंने एक चीज और बतानी है तुम्हें जो आसान है। मैं तुम्हें स्वर का थोड़ा सा और बता रहा हूं। कभी कभी स्वर के ना बच्चे प्रकार पूछे जाएंगे, और एक ही प्रकार बता रहा हूं। कभी कभी स्वर के प्रकार पूछें तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इसे बता दूं जो करने जा रहा हूं मैं। कभी कभी तुम्हें स्वर के, वैसे तो एक ही तरीके से बता रहा हूं, स्वर कितने हैं पहले तो ये बताओ। स्वर हैं 11। कोई पूछे कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, फिर है उ, इसके बाद आता है री, फिर ए, ऐ, ओ, औ। कभी कभी स्वर के ना प्रकार पूछ सकता है तुम्हें, बस इतना ध्यान रखो। मैं स्वर के 2-3 प्रकार तुम्हें बताने जा रहा हूं। स्वर के प्रकार कभी कभी पूछेंगे, ध्यान से सुनो। उच्चारण के आधार, समय लिख लो, उच्चारण में छोड़ो समय, और इधर लिखो जीभ। मैं 2 आधार बता रहा हूं जो तुम्हें याद रखना है। ये 2 आ सकते हैं। जीवा माने जीभ, जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो कभी कभी स्वर में ये देखते हैं किस स्वरों में ज्यादा समय लगा बोलने में, किस स्वरों में कम समय लगा, समय के आधार पर। जब भी हम ये देखें अ और आ, तो बताओ ऐसे कौन सी ध्वनि है जिसको बोलने में कम समय लगेगा और जिसको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा? जैसे मैं कहूं यही खत्म है, ये उससे तो ज्यादा समय लगा। तो कभी कभी अगर समय, सारे स्वर बोले जा रहे हैं और समय के आधार पर देखे जा रहे हैं, तो सारे स्वर वैसे तो मूल रूप से 2 ही भाग मानते हैं इसके, पर कई बार संस्कृत में इसे 3 माना गया, तो तुम भी 3 रखोगे। 3 में तुम ये जान लो, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। वैसे तो ये 2 पूछे जाएंगे, पर एक स्वर होता है जिसे हम प्लुत भी कहते हैं। जरा समझना, पहले इसे समझा दूं। ह्रस्व स्वरों को हमारी हिंदी में मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर उसे कहते हैं जो एक ही स्वर होता है, या मूल स्वर उसे कहते हैं कि जिसको और ज्यादा तोड़ा ना जा सके। और मूल स्वरों की संख्या 4 है। जैसे कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। इनको, ये एक ही है, 2 नहीं है ना? इनको और ब्रेक नहीं कर सकते आप। लेकिन दीर्घ स्वर ऐसे हैं जो 2 से मिलकर बनते हैं, या दीर्घ को हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर का मतलब है कि देखो ये 4 स्वर तो ह्रस्व हैं, ठीक है ना, और स्वर सारे हैं 11। इनमें से 4 निकाल दो, अ, ई, उ, री। बाकी जितने बच गए वो दीर्घ है, क्योंकि इन चारों में से ज्यादा समय लगता है इनको बोलने में। जैसे बोल के दिखाऊं, अ, आ, ई, उ। ये 4 स्वर ह्रस्व हैं, बाकी सारे दीर्घ हैं। और दीर्घ कौन कौन से हैं मैं लिख रहा हूं यहीं पर ही बच्चे, ये कर लेना। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, ऐसा लगेगा तो मैं जल्दी कर रहा हूं, पर मैं शायद इसको यहीं बता दूंगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अ, ई, उ और री छोटे हैं, ये एक साथ धीरे बोले जाते हैं, अ, ई, उ, री। लेकिन जब मैं बोलूंगा ना ए, ऐ, इनसे ज्यादा समय लगता है बोलने में। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो, बड़ा आ, फिर लिख रहा हूं बड़ी ई बच गया, फिर बड़ा उ बच गया, फिर ए, सुन लो, ए, ऐ, ओ, औ। देखो असली में ना जब भी किसी ने स्वर बनाए तो पहले 4 स्वर बने थे जो मूल रूप से बनाए गए, उसने ओरिजिनल स्वर, अ, ई, उ, री। फिर इन्हीं को जोड़ जाड़ करके हमने ये स्वर बनाए। कोई पूछे बड़ा कैसे बनाए, तो देखिए 2 बार आ को जब मिलाया,
पता है बड़ा आ कैसे बना है? जब हमने छोटा आ और छोटा आ को मिलाया तो बड़ा आ गया। मूल स्वरों से ही दीर्घ स्वर की रचना हुई है, तो इसमें ज्यादा समय लग गया। आ। ई कैसे बनाए? छोटी ई मिला के ई बनाए। बड़ा ऊ कैसे बनाया? छोटा ऊ मिलाकर बनाए। समझ में आ रही बात? हाँ बिल्कुल सही है, 12 और तीनों शाह सही है, बिल्कुल सही है शारदा जी, ध्यान रखो। ये चार स्वर और हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, बस तुम इतना ध्यान रखना। ये जो चार स्वर हैं ये वाले, ये अलग अलग से मिलकर बने हैं। जैसा मैं लिखने जा रहा हूं, ए कैसे बना है, तो देखिए जब आ और ई को लिया, मैं बस ऐसे लिख रहा हूं, आ और ई मिलाकर ए बना है। अभी बता रहा था आ ई ए, यहां भी बताया था, देखो मैंने यहां मैं पढ़ा रहा था तुमको, यहां मैंने मिटा दिया, पर आ और ई ए रखना, आ ई ए। और जब बड़ा ए बनाया तो कैसे बनाया? पहले अ लिया और जब ये बन गया आ, और देखो इसको बनाने के लिए हमने इनमें से दो स्वर लिए, आ और ई मिलाकर ए बना लिया। और जब बड़ा ए बनाया तो पहले अ लिया और फिर ये ए मिलाया, तो ये इससे में बड़ा स्वर लग गया। कोई कहे ओ, थोड़ा छोटा करें इससे ऊपर ताकि जगह मिले हमें, है ना। कोई कहेगा ओ कैसे बनाया, तो देखिए ओ कैसे बनाया है, इसे कर लेना। ओ बनाए, मैं इस पेन से लिखता हूं, ओ जो बनाया है वो आ और ऊ लेकर बनाया गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे बहुत जल्दी करने के चक्कर में तुमसे समझा नहीं पा रहा हूँ। तुम इन्हें ध्यान रखना। ऐसे कोई मुझसे एक बच्चा पूछ रहा है, सर आ और ऊ मिला के ओ कैसे बना, आप इसे बोलते जाइए ओ बन जाएगा। औ औ औ औ औ औ, ये बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर एक हो गए हैं, ओ बन गया है, परिवर्तन हो गया है। तुम इतना ध्यान रखना, आ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा, और आ और ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा। ठीक है, ओ बन गया छोटा। लेकिन जब बड़ा ओ बनाया तो कैसे बना? पहले आ लिया और जब ये छोटा बन गया तब रख लिया, तब इसे बना लिया। तो इस तरह से कभी कभी ध्यान रखना, मैंने ये बता दिया। अंतर बता दूंगा, देखो अंतर क्या है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर शाह और शाह में अंतर क्या है, शाह और शाह में अंतर क्या है, यही पूछ रहे हो ना तुम लोग? रुको देखने दो। एक बच्चा पूछ रहा है कि इस शाह और इस शाह में अंतर क्या है, तो बस अंतर ये है, ये जो ये वाला शाह है ये तालव्य से बोला जाता है, जीवा तालव्य पे टकराई जाएगी। और ये वाला शाह है ये मूर्धा पे, मसूड़ों पे जीभ टकरानी है, तालव्य पे नहीं टकरानी। यही डिफरेंस है इसका, और कोई डिफरेंस नहीं है। बोलकर बता दूंगा मैं, किस दिन लाइव क्लास लोगे ना उस दिन मैं बता दूंगा कैसे बोला जाता है, बेबी ये ध्यान रखो। ठीक है, इसको इसी तरह से बताएंगे, वो तालव्य था ये मूर्धन था, क्योंकि एक जगह से तो नहीं निकलेंगे, अलग अलग जीभ अलग अलग जगह लगानी है। ठीक, इजी समझ आ रहा है आपको? बस ये ध्यान रखना, कभी पूछा जाए ह्रस्व कौन सा है और दीर्घ कौन सा है, पर असली में ना कभी भी दीर्घ पूछे तो दीर्घ हिंदी में ना ये तीन स्वर माने जाते हैं, ये वाले जो समान स्वर से मिलते हैं, एक जैसे हैं, इन्हें कहते हैं हम समान स्वर। समान सजातीय स्वर कहते हैं कई बार हम इसे, स समान स्वर या समान जाति के स्वर। जब एक से वर्णों को मिलाकर बनाए गए उसे कहेंगे दीर्घ, और इसे विजातीय कहते हैं या संधि स्वर कहते हैं, जो अलग अलग से बनते हैं। याद रखना, इन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर याद रखना, क्योंकि ये सारे अलग अलग से मिलकर बने, ये समान से बने, इसीलिए इन्हें दीर्घ मान लेते हैं लोग, या इसे समान स्वर मान लेते हैं। फिर भी दीर्घ तुम सातों रख लेना है। एक स्वर मैं और बता रहा हूं, प्लुत स्वर। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं, और जीवा के आधार पर अभी आप छोड़ दीजिए, इतना आता भी नहीं है, बाद में बताते हैं जीवा के आधार पर। ये वाला ईश्वर बता रहा हूं, पहले बताओ इतनी समझ में आई तुम्हें बातें? गिचबिच तो नहीं हो गई है? समझ में आ रही है? मैं एक प्लुत स्वर यहां बता रहा हूं आपको। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या है? मुझे जब सारे स्वर दिखे 11, तो 4 इसमें बट गए और 7 इसमें बट गए, तो टोटल खत्म हो गए, 7 और 4 11 हो गए। प्लुत स्वर के लिए कोई जगह नहीं मिली। और देखिए जो ये स्वर होते हैं ना बच्चे, इनको बोलने में समय देखा जाता है, इनको बोलने में कम समय लगता है, इनको बोलने में हर्ष से ज्यादा समय लगता है। एक संस्कृत में स्वर होता है प्लुत स्वर, जब कभी स्वरों को ज्यादा खींचा जाने लगा, कहते हैं जब दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है किसी स्वर को बोलने में, उसे कहते हैं प्लुत। मैं तुम्हें एक काम कर रहा हूं, तुम्हें ऐसे बताता हूं, देखो सब बच्चे बताओ जरा। अगर मैं कहता हूं अमरूद, चलो ये बताओ, अगर मैं कहता हूं अमरूद और पूछूं ये कौन सा स्वर है, तो तुम कहोगे ये है ह्रस्व। बहुत ध्यान से सुनना, ह्रस्व स्वर। और अगर मैं पूछूं इस माँ के अंदर भी कोई स्वर है, तो इस माँ के अंदर भी छोटा आ है, ये तुम जानते हो, मैंने पिछली क्लास में बताया।
अगर मैं आधा माँ को करूं, आधा माँ कर दूं, तो इसमें आ छुपा है, अंदर है आ। इसके अंदर भी मुझे हरस स्वर दिखता है क्योंकि छोटा वाला है। अगर मैं तुमसे कहूं आम, आम, तो ये है दीर्घ स्वर, ये है दीर्घ स्वर। लेकिन अगर मैं कहता हूं राम, राम, तो इसके अंदर भी दीर्घ है क्योंकि बड़ा है इसमें, इसमें भी दीर्घ है। कभी कभी वर्णों में पहचानना है तुम्हें। अब एक शब्द लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये अगर मैं लिखता हूं ओम, बहुत ध्यान से सुनना, ओम, ये ओ देखो, ये वाला, इस अक्षर को पूछ रहा हूं सिर्फ, ये ओ ये वाला है, ये रहा, तो ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर मैं इसे ऐसे लिखूं और यहां नंबर 3 में लगाऊं और ऐसे लिख दूं ओम, बहुत ध्यान से सुनना, प्लुत के लिए कोई अक्षर बचता नहीं है क्योंकि सारे इसमें बट गए। प्लुत को दिखाने के लिए हमें नंबर 3 अंक का प्रयोग करना पड़ता है। अब कोई मुझसे पूछे इसमें कौन सा स्वर है, मैं कहता हूं ये तो दीर्घ है भाई। लेकिन अगर पूछे ये क्या है, अब ये दीर्घ नहीं है, इस वाले स्वर को हमें 3 टाइम्स बोलना है, 3 दफा। ये लिखा है ओम, स्वर ज्यादा था इसमें ओम, पर ये ओम नहीं लिखा है, इसे बोलो ओम 3 बार। कैसे? पहला ओ बोला, फिर हम एस की तरह ऐसे बनाते हैं गुरु, 2 बार बनाते, एक ये हो गया और 2 ये हो गया और म। जब कभी किसी अक्षर के पीछे नंबर 3 दिखाई देगा तो उसके अंदर प्लुत स्वर माना जाएगा, उसमें तिगना स्वर लगाना पड़ेगा। इसमें दुगना स्वर लगाया जाता है, द्विमात्रिक है, और ये एक मात्रिक है। आपको याद रखना, जब प्लुत स्वर आएगा तो उसमें नंबर 3 लिखा होगा। जैसे मुझसे आप अगर पूछेंगे राम, तो अभी इसमें प्लुत नहीं है, यहां रा बड़ा वाला आ है इसके अंदर दीर्घ है। लेकिन बच्चे अगर ऐसे करके मुझसे पूछने लगे राम, और अब पूछे इसमें कौन सा स्वर है, तो इसे 3 दफा बोलना, ये दिखाने के लिए होता है 3। जैसे राम, तो जब प्लुत प्लुत स्वर आता है, ये संस्कृत में आता है, श्लोकों में आता है, तो वहां नंबर 3 लगा दिया जाता है। और अगर नंबर 3 नहीं लगा होगा तो स्वरों के अंदर या तो ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा। क्या ये भी मुश्किल है? इतनी चीजें तो 5वीं क्लास का बच्चा भी सीखता है बेटा। क्या बिल्कुल नहीं समझ में आया? कोई भी स्वर हम बोल रहे थे, कभी कम समय लगा, कभी उससे ज्यादा समय लगा, कभी उससे ज्यादा समय लगेगा। ये जरूरी बताना था, थोड़ा घिचपिच सी हो गई है, इसे ध्यान रखना। जीवा वाला मैं स्वर हटा लेता हूं, इतना डीप तुम्हें आएगा नहीं। आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आ रही है? जीभ के आधार पे भी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो, पहले ये समझ में आया, चलो जीभ के आधार पे भी करो। देखना सारा समय इसमें ही लग जाता है बेटा, सारा ही समय इसमें लग जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, मुश्किल हो गई है आज की क्लास। आज मैंने कराया क्या, पहले रिकॉल करो। आज मैंने कुछ नहीं कराया, आज पहले इधर ध्यान दो। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखना, जब इस वर्ण को पढ़ो, जब इस वर्ण को पढ़ो, पहले आपको इस चीज से अवगत होना। ये पहली क्लास देख लेना, हमारी हिंदी में कुछ स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं और कुछ अयोगवा वर्ण है, ये वर्ण है। इन वर्णों को कभी कभी पूछते हैं कि कंठ ध्वनि है, तालु ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है। कभी कभी इन वर्णों पे पूछेंगे सघोष है या अघोष है। कभी कभी इन वर्णों पे पूछेंगे अल्पप्राण कौन है और महाप्राण कौन सा है। कंठ ध्वनि सीखने के लिए, ध्वनियां सीखने के लिए सूत्र याद रखना, इनसे पहचान लोगे आप इसे, ठीक है। दूसरी बात ये सीखनी है कि वर्णों का अगर उच्चारण करें तो गले में कंपन कर देते हैं वर्ण, और कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जिसे बोलने में गले में कंपन नहीं होंगी, कुछ में नहीं होती, उनको कहते हैं अघोष और सघोष। इसमें सीरीज याद रखना, और अंतस्थ ऊष्मय से याद रखना, सारे स्वर वहां है, ये पलट जाएंगे, वहां गैप आ जाएगा, अंतस्थ पहले आ जाएगा और सारे स्वर भी पहले हो जाएंगे, ये वहां चला जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, एक हा को ध्यान रखना। फिर मैंने तीसरी बात ये बताई, स्वर 11 होते हैं, कुछ ह्रस्व होते हैं जिनमें कम समय लगेगा बोलते समय, कुछ दीर्घ स्वर हैं, और कभी कभी स्वर प्लुत स्वर का भी इस्तेमाल नंबर 3 लगा के हम कर दिया करते हैं, ठीक। एक कहानी और बता रहा हूं मैं, एक स्वर और बता रहा हूं। स्वर कितने हैं? 11। ये तो यहीं रख लेना है सही। पहले बताओ, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? मैंने घिचपिच कर दिया, मेरे पास जगह यहां होती तो यहां और बताता, पर अब मैं दूसरा, चलो यहीं बता देता हूं। मैं इसको करता हूं ब्रैकेट बंद, मैं इधर ही बता दूंगा भाई, अब तुम देख लेना कैसे करोगे तुम। रुको पहले, अरे यार रुको, इसे पहले मिटा दूं, फिर मैं इसको, हाँ ये करना ही पड़ेगा। इसको मैं करता हूं ब्रैकेट बंद, यहां मैं, रुको, इसको करता हूं मैं ब्रैकेट बंद, सही है। अब स्वर एक तरीके से और बता रहा हूं, इसे भी समझ लो। कभी कभी स्वरों को अगर ऐसे देखा जाए कि किसमें कितना समय लग रहा है, तब तो ह्रस्व होंगे, दीर्घ होंगे, प्लुत। पर कभी कभी स्वरों के प्रकार ऐसे भी निकाले गए कि जीभ का प्रयोग करते हैं हम बोलते समय। अगर किसी स्वरों को जीवा के आधार पर देखना चाह रहे हो कि जब मैं स्वर बोलूंगा आ, ई, ऊ, तो जीभ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूं, देखो री, ये रहा स्वर, जब मैं री बोलूंगा तो जीभ टकराएगी ऊपर, री, जीभ टच करके तो बाहर निकला री।
तो जीभ के इस्तेमाल के आधार पर कभी कभी स्वर पूछते हैं, और जीवा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार का होता है, और उनके नाम हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर सुन लो, अब तो मैं कर ही रहा हूं। एक होता है मध्य स्वर, मध्य माने बीच का स्वर। यही मुश्किल टॉपिक था, इसे मैं कर देता हूं, आज मैं इसे कर देता हूं, इसे फिनिश कर लो तुम। और एक होता है पश्च स्वर। वैसे मुझे ये बताना नहीं था ना, इतना आता तुम लोगों को, तो टेंशन नहीं लेना, फिर भी जिक्र कर रहा हूं। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, सुन लो इसे। बस इसे कुछ नहीं करो, देखो मैं पहला स्वर देता हूं। जीभ, जीभ में ऐसे बाहर निकाल रहा हूं, मैं इधर की तरफ खड़ा हूं, और जब मैं जीभ गले से ऐसे बाहर निकालूंगा तो ये फ्रंट पार्ट हो गया जीभ का, बाहर निकाल दी मैंने जीभ, है ना। ये बीच का भाग हो गया, और ये पीछे का भाग जो गले में जा रहा है, ये पीछे का भाग। कभी कभी कुछ स्वर जीभ के आगे के भाग के इस्तेमाल से बोले जाते हैं। कभी कभी कुछ स्वरों को बोलने में जीभ का बीच का भाग इस्तेमाल होता है, और कभी कभी अंत का, पश्च। अग्र माने आगे, मध्य माने बीच में, पश्चिम माने पीछे। इसकी परिभाषा तो तुम्हें याद ही हो गई। जो आगे के भाग से बोले जाएंगे स्वर उन्हें अग्रस्वर कहेंगे, जीभ के आगे। जो बीच के भाग से बोले जाएंगे जीभ आगे, वो बीच से, और मध्य। अब सुनो, मेरे सर ने मुझे कैसे सिखाया, मुश्किल चीज है लेकिन तुम ऐसे सीखो। मुझे कहा हमारी हिंदी में एक ही मध्य स्वर माना जाता है अ, और जीभ का इस्तेमाल इसमें करते हैं, और जीभ के बीच के भाग से बोलते हैं। अब देखिए सुनिएगा, इसे सुन लो, आज मैं समझाता हूँ। मेरे से बोला जीभ के बीच के भाग से बोला जाएगा अ। मैंने कहा सर देखिए एक बार बताइए, अगर आप मुझसे पूछेंगे देखो री, री, तो मैं ये मानता हूं ये जीभ के आगे के भाग से बोले जाता है। तुम बोलो री, और री बोलते समय जीभ को चिपका लेना जहां चिपक रही है, री, तो ऐसा लगेगा जीभ का फ्रंट पार्ट टच हो रहा है, री, है ना। मैंने कहा सर इसमें जीभ का फ्रंट पार्ट आगे का भाग लगा, चलो मान लेते हैं अग्रसर। लेकिन जब मैं कहता हूं अ, तो जीभ तो हिली भी नहीं मेरी, कैसे इस्तेमाल कर लिया जीभ का। जीभ के आधार पर कैसे पहचान गए, जीवा के आधार पर कैसे पहचान गए कि मध्य स्वर है। तो उन्होंने मुझे दूसरी बात ये बोली कि दरअसल जीभ ऐसे है, और हमारी एयर बाहर निकलती है, तो एयर का प्रेशर जीभ के भागों पे पड़ता है। अ, देख पड़ रहा है बीच में। मैंने कहा नहीं मुझे तो पता ही लग रहा था, देखो उन्होंने मुझे कितना आसान तरीका बताया। उसने कहा चल ऐसा करते हैं, ये अमध्य स्वर नहीं है, फिर भी यहां रख लेते हैं, हमें पता नहीं लगा, हम पहले अग्रस्वर देखते हैं। तो उन्होंने मुझे दूसरी कहानी बताई अग्रस्वर में। उन्होंने कहा देख ई, ई, उन्होंने कहा ई ना अग्रस्वर है, आगे के भाग बोल, कह दे देख ई, बोल ई। मैंने कहा ई, कह देख जीभ के आगे के भाग से बोल रहे हैं। मैंने कहा ई, मैंने कहा सर जीभ तो हिली ही नहीं, कैसे पहचाने आगे का भाग। तो उन्होंने बोला ऐसे बोल ई, तो जीभ को तू आगे करेगा ई। मेरे को फिर समझ में नहीं आई, फिर उन्होंने देखो तीसरा तरीका मुझे क्या बताया, ध्यान से सुनो। उन्होंने वो का बोल ई, मैंने कहा ई कैसे मत बोल, नीचे मुंह करके बोल ई। तो मैंने कहा ई, कह दे देख गिर गया उठा, उन्होंने ऐसे बोला ई। तो उन्होंने पता क्या बोला, बोला ई, और फिर उन्होंने बोला अब आ बोल, तो तुझे साउंड का फर्क पता लगेगा। देखो बोलना ई ऐसे लगेगा ई बाहर है, अभी देखो ई, और जैसे तुम आ बोलोगे तो साउंड ना पीछे खिसक जाएगा, ई ओ, ई ओ। और फिर जैसे ही बोलोगे ना आ, ये बिल्कुल गले के पीछे से बोला था आ, ई अ आ। अब बड़ा मुश्किल काम था, कुछ समझ में आया। ई ऐसा लगा जीभ पे रखा है, अ आ गया पीछे, साउंड पीछे किसका। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अगर छोटा ई अग्रस्वर है तो बड़ा भी इसमें ही रखना। एक स्वर मुझे और बताया कि छोटा ए बी अग्रस्वर होता है, तो बड़ा ए बी इसी में रखना। और एक कहा अब बोल री, अब री तो मुझे मालूम ही था, री फ्रंट से बोला जाएगा री। री उन्होंने मुझे और लिखवा दिया, उन्होंने बोला कि सिर्फ ये याद कर लेना ई ए छोटे बड़े दोनों चले जाएंगे, और री, ये 5 स्वर अग्रस्वर हैं, और हमारी हिंदी में एक ही मध्य स्वर माना जाता है। स्वर को ऐसे भी देखा जा सकता है, समय के आधार पर, जीभ के आधार पर भी देख सकते हैं। और एक है आ। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जितने स्वर इसमें बच गए वो इसमें जाएंगे। जैसे मैं करने जा रहा हूं यहां पर, जैसे मैं करने जा रहा हूं कौन कौन बचा है, देखो कौन कौन बचा है। मेरी जिम्मेदारी खत्म भाई, अब तुम देखोगे। आ, एक बचा है इसमें ऊ इसमें नहीं आया, छोटा ऊ तो बड़ा ऊ भी चला जाएगा। और एक बचा है ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये बाकी इसमें चले जाएंगे। याद रखना मध्य स्वर अ है, एक ई याद रखना, और एक ए, बड़े छोटे दोनों जाएंगे, एक री। हौच हो रहा है ना तान्या, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है हौच हो रहा है, और मैं तो पहले से सोच रहा हूं। अब देखो क्या सिखाया आज मैंने, मेरी जिम्मेदारी खत्म, कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूं। तुम्हें सबसे पहले उच्चारण स्थान याद करने हैं।
तुम्हारी जिम्मेदारी तब है उच्चारण स्थान याद करने की जब आप सारे अल्फाबेट्स देख लो। स्वर कौन होते हैं, व्यंजन कौन होते हैं, और अयोगवा आप दो ही लिख लो। उच्चारण स्थान कितने, 9। सबसे पहले आपको कंठ, तालु और उसका सूत्र से याद करना है। दूसरी बात, इन्हीं स्वर व्यंजनों में आपको यह भी पूछेगा कौन अघोष है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये मेरी नहीं, हौच पौच नहीं होगा, क्रम से करो, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो तुम। और सघोष, इन्हीं वर्णों में वो इनको ना पूछे, इनको ना पूछे तो अल्प्राण भी पूछ सकता है और महाप्राण। एक तो मैंने सबसे पहले सारे वर्णों पे ये बताया, एक कहानी इसमें मैंने और जोड़ दी। जब तुम खाली स्वर को देख रहे हो तो स्वर के प्रकार पूछ सकता है। स्वर के प्रकार दो तरीके से देखे जाते हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग कितना समय किस में लग रहा है, और जीभ के अनुसार, जीवा के अनुसार। समय के आधार पर ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा, प्लुत होगा। 4 ह्रस्व हैं, 7 दीर्घ हैं, प्लुत को बोलने के लिए नंबर 3 लगा देंगे। इसके अलावा जीवा के आधार पर आगे के भाग से बोले जा सकते हैं कुछ स्वर, मध्य के भाग से बोले जाएंगे और पश्च से बोले जाएंगे। इतने छोटे नहीं है आपके, कुछ नहीं आएगा, और नहीं आए तो कहानी बेकार है। फिर फिजिक्स कैसे पढ़ते हो, फिर तुम साइंस कैसे पढ़ते हो, हिंदी से घबरा जाओगे। कभी कभी किसी चीज को याद करने के लिए, हिस्ट्री इतनी बड़ी लंबी है, लोगों को कैसे याद हो गई, सब लोग कहते हैं कहानी से। कहानी से याद नहीं होती, क्रम बांटा हुआ है आपने, बाबर कब आया था, हुमायूं कब आया था, तभी तो याद करोगे। कुछ तैयारी करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, मुश्किल कुछ नहीं है, सीखने का आधार मुश्किल है। आप ये सोचते हैं एकदम सारा आ जाए, ऐसे नहीं आएगा। आपको बांटने पड़ेंगे, स्लैब्स बनाने पड़ेंगे, स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, कब क्या क्या कैसे सीखा जाए। वर्ण में स्वर पता हो पहले कौन है, व्यंजन पता हो, अयोगवा पता हो, फिर आ जाओ कूद के कुश्ती खेल लेते हैं इन सब से। चलो पहले कंठ ध्वनि से सीखते हैं, ध्वनियों से सब क्लियर करो, पहले ध्वनिया क्या है इसको साइड करो, फिर देखें अल्पप्राण महाप्राण पे देख लेते हैं। आ जाओ सघोष अघोष, ये 4-5 स्लैब्स बनाओ तभी तो कर पाओगे, ऐसे थोड़ी ना है। कैसी लगी आज की क्लास? मैं तो चक्कर खा के गिरने वाला हूँ। मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ये मेरा सब्जेक्ट रहा है मैं जानता हूँ, और इसको पढ़ाने के लिए अगर कोई हिंदी के इस बच्चे होते ना तो मुझे मजा आता है इस टॉपिक को पढ़ाने में, पर मेरी क्लास में तो कॉमर्स का भी बैठा होगा, उसे कैसे पढ़ाऊंगा। तो ये कहानी गड़बड़ हुई आज की, तुम पहचान पाए? देखो भाई, मुझे तो ऐसा लगता है मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया तो सब गया, और ऐसा नहीं है कि सीख नहीं पाओगे। मैंने थोड़ा जल्दी करा है, जल्दी जल्दी पढ़ाया, बस फर्क ये है, इसलिए कई बच्चों को नहीं आ रहा होगा, और सीख सकते हो तुम लोग ये। इस वीडियो को बार बार देखना, बार बार देखना। कभी बीच में मैं 2-3 टॉपिक और पढ़ा दूंगा ना, जब इस जैसे वर्ण है, शब्द अगली बार लूंगा, मैं एकदम सरप्राइज टेस्ट लूंगा इसका, इस बात को ध्यान रखना है। और मैं बीच बीच में सरप्राइज टेस्ट लेता हूँ, एकदम यकायक ले लूंगा। पढ़ा हमने 8 क्लास पहले, एकदम कह दूंगा हाँ भाई वर्ण का टेस्ट दो, तभी तो मजा आएगा जब एकदम निकलेंगे चीजें। बढ़िया देखो नीलम कह रही बहुत बढ़िया हुआ। थोड़ा सा ना तुम इतने बच्चे से नहीं रहे, अब अपनी शक्ति पहचानो क्या है। किसी भी टॉपिक को याद करने का एक तरीका, स्लैब्स बनाओ। इतना बड़ा 250 वर्ड का पेपर है, वो है 50+ स्टेप बना लो ना, क्या हुआ पहले, क्या हुआ क्या हुआ, याद हो जाएगा। स्टेप्स में तोड़कर पढ़ो तो याद हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं। माफी चाहूंगा अगर तुम्हें ना समझा पाया, पर मैंने कोशिश भरपूर की इसकी, है ना। वर्ण के उच्चारण स्थान भी आपको बताए, थोड़ा सा टफ है पर इजी भी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ो देखो इसे बार बार, इस वीडियो को रिकॉल करके देखना, समझ में आएगा, मैं मानता हूँ समझ में आ जाएगा। चलिए आज की बात इतना, ठीक है, चलूँ मैं? कोई डाउट? टेस्ट नहीं ले रहे आज इसका, है ना, तो नहीं तो परेशान होगे तुम। चलो चलो, नहीं तो टेस्ट में तो इतने भयंकर प्रश्न है भाई साहब, मैं दिखाऊं ना तुम्हें। देखो एक प्रश्न तो ये है, चलो अल्पप्राण मैंने बता दिया तुम्हें। देखो मैं तो ऐसे पहचानता हूँ अल्पप्राण, मुझे तो याद है भाई, और ये याद नहीं है कि कौन सा अल्पप्राण है। अल्पप्राण में गैप आएगा कि प्राण वायु, प्राण की बात आ रही है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है अल्पप्राण। इसके अलावा सारे अंतस्थ इसमें और स्वर इसमें, मैं तो ऐसे जानता हूं। अल्पप्राण देख लो, पहला कौन सा है, क, च, ट, त, प, एक साथ कचट तप, क, ख, ग, घ, और नहीं इधर देखो, क, ख, ग, घ, अंग लिख दिए सारे, च, छ, ज, झ, इया मैं तो लिख लेता था, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। देखो भाई, सॉरी, प, फ, ब, भ, म। देखो मैं कैसे पहचानता हूं, सबसे पहले ध,
ध कहाँ है, ध है ना, ध ये रता में, त थ ध, ध जो है वो चौथा निकला, और चौथा क्या होता है, महाप्राण। पूछ रहा है अल्पप्राण ध्वनि, ये गया, पहले इसी को देख लो। फिर है झ, इसमें दो हो गए, अल्पप्राण और तालव्य दोनों एक साथ पूछ लिए गए। फिर है झ, झ कौन सा है, च छ ज झ, झ ये है बेटा, च छ झ झ ये भी नहीं है, चौथा ये गया, ये दोनों गए महाप्राण है, दूसरे और चौथे महाप्राण है। ज, देखो ज ये रहा तीसरा, एक तो ये निकला अल्पप्राण, तीसरा वर्ण थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला वर्ण अल्पप्राण होता है, ठीक है ना, अल्पप्राण। जा मैं लिख देता हूं अभी अल्पप्राण, ठीक है। अड़ा, अड़ा है पांचवा, पांचवा तो पांचवा ये भी अल्पप्राण है भाई। अब देखो कहानी क्या हुई, दो अल्पप्राण निकले तो ये दोनों तो वैसे नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण की ध्वनि है ई चू य श, नाम वाले सारे वर्ण तालव्य होते हैं। तो देखो तालव्य कैसे, एक तो ई, छोटा ई बड़ा ई, और जब आप चा के अंदर ऊ देखोगे तो सारा चा वर्ग, च छ ज झ इया, ये सारे वर्ण तालव्य हैं। तो ज आ रहा है इसमें, ज जो है तालव्य भी हुआ, और जा जो है अल्पप्राण, उत्तर जाएगा ये। ग्रेजुएशन तक अगर निधि तुम्हारे पास हिंदी थी तो ये पता होना चाहिए था। मुश्किल है ना, सारे प्रश्न मुश्किल थे भाई। अल्पप्राण पूछेगा, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, और मैंने दो दो एक साथ डाले हैं, कभी कभी खाली यही पूछेगा अल्पप्राण ध्वनि, तो आपको ये पता होना चाहिए। यही क्या, इसमें से और भी पूछेगा तुम्हें, जैसे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, य र ल व, ये आसान प्रश्न है। तो बताओ अंतस्थ कहाँ है, ल देखो ये दिख रहा है, ये रहा अंतस्थ, ऐसे अंतस्थ याद रखने तुम्हें, ठीक है। धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं आता। चलो टेस्ट भेज दूंगा, चलो करना तुम इसे। आज इतना ही रखते हैं भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी कल क्लास में मिलेंगे। इसके अलावा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं होगा, कर लोगे तुम। चलो भाई आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सभी का, धन्यवाद।